हेलो जो तो आज से हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले दो क्वेश्चन जो स्पेशली डाउट्स में हैं, आपके डाउट है आपको जिनमें, वो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ और उसके बाद आज हम लोग अपना कैपेसिटर का पहला लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन ये था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर से है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि ये दो नॉन कंडक्टिंग और कैपिटल आर रेडियस के, ये पूरी कैपिटल आर है, ठीक। ये कितना, ये कैपिटल आर रेडियस के दो नॉन कंडक्टिंग हेमीस्फेयर्स हैं जिनके सरफेस पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ये भी उसने बोला है। ये दो हेमीस्फेयर है, एक ये हेमीस्फेयर है और एक ये हेमीस्फेयर है, और यहाँ पे ये ज्वाइंट नहीं है, ठीक, अलग अलग है, बस ऐसे स्टक कर दिया हमने, ऐसे पकड़े हुए हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, इस पे भी सिग्मा। अब आप सोचो, अच्छा सोचो बाद में, पहले एक बात बता दें हम आपको। मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था लास्ट लेक्चर में कि अगर ये एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, जिसके सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, ठीक है। तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है हर जगह। कितना लगता है प्रेशर, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर P बराबर था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। आपको याद होगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बेटा, देखना ध्यान से, कि यहां पर कहीं पे भी आप छोटा सा डीए ले लो, छोटा सा डीए ले लो, ये ले लिया हमने एक छोटा सा डीए, ठीक। तो यहां पर फोर्स जो लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद है ऐसी होती थी, तो प्रेशर पता है, तो डीए एरिया पे फोर्स कितना लगेगा, प्रेशर इंटू डीए, और प्रेशर कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डीए। अच्छा, ये थीटा एंगल पे लिया था मान लो हमने, क्या मैं यहां से भी ऐसे थीटा एंगल पे ले सकता हूं डीए? बिल्कुल ले सकते हैं डीए, तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, डीएफ कितना, पी इंटू डीए, वही जो ये है उतना ये लगेगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डीए। अब आप ये देखो कि इसका ये कॉम्पोनेंट और ये कॉम्पोनेंट, ये कॉम्पोनेंट और ये कॉम्पोनेंट, ये दोनों देखो कैंसिल हो जाएंगे सिमेट्री से, और ये वाले ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते टाइम बताया था मैंने, क्या बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते टाइम, कि अगर यूनिफॉर्म है हर जगह फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब एक, यूनिफॉर्म नहीं, एक जैसी है, पूरे सरफेस पे फील्ड कैसी है, एक जैसी है, तो आपको याद होगा हेमीस्फेयर से अपन ने क्या निकाला था, देखो ऐसे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, ऐसे रेडियली आउटवर्ड ऐसे, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है हर जगह, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई है। तो इसका वो कैसे निकालते थे हम लोग, फ्लक्स। और एक बार क्या किया था, इसी में दूसरा केस था, दूसरा केस क्या था, दूसरा केस ये था, जब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कर्व सरफेस, देखो ये जो कर्व सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते थे, तो इस एरिया का प्रोजेक्शन लेते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म में आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक वो एरिया जो है, ये हेमीस्फीयर है, इसका प्रोजेक्शन लेते थे, तो ये वाला प्रोजेक्शन आता था सर्कुलर, तो पाई आर स्क्वायर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पाई आर स्क्वायर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस हेमीस्फीयर से फ्लक्स होता था। या फिर कह दो कि इस सरफेस, सर्कल जो है नीचे बेस, इससे फ्लक्स दोनों से बराबर होता है ना, वैसा ही बिल्कुल हमें यहां पर करना होता है। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझो इसका। अच्छा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा आपको इस कॉन्सेप्ट में, देखना।
तो मुझे कह रहा है कि ये मान लो मुझसे कहे कि ये जो हेमीस्फीयर है, फोर्स देख रहे हो आप, डीए पे फोर्स ऐसे लग रहा है, ये वाले कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं। तो इस केस में कह रहा है कि हेमीस्फीयर जो ये वाला है, इतना हेमीस्फीयर, इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि नेट फोर्स कहां होगा, इस साइड होगा, क्योंकि ये वाले कंपोनेंट्स ऐड होंगे, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स यहां होगा। अब क्या प्रेशर पूरे में यूनिफॉर्म है? हाँ है। कितना है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करें, फोर्स कैसे निकालें इस सरफेस पे, हेमीस्फेरिकल सरफेस पे। तो फोर्स का नेट फोर्स कहां आ रहा है, सारे फोर्सेस का कंपोनेंट ये वाला ऐड हो रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हेमीस्फीयर का फोर्स यहां है, तो इस ये वाला सरफेस ले लेते हैं, प्रेशर इनटू ये वाला एरिया। ठीक, प्रेशर देखो पी डीए, अब ये वाला एंगल देखो, मान लो थीटा है तो ये वाला थीटा होगा, तो ये हो जाएगा पी डीए या डीएफ लिख देते हैं, डीएफ कॉस थीटा, ये डीएफ कॉस थीटा। और डीएफ कॉस थीटा में देखो डीएफ की वैल्यू पी इंटू डीए कॉस थीटा। तो डीए कॉस थीटा जो है, ये डीए ऐसा है, इसका कॉस थीटा कॉम्पोनेंट ये होगा, समझे, याद होगा बताया था, ये वाला डीए साइन थीटा होगा। डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये अगर डीए है तो इस डीए का ये होगा डीए कॉस थीटा और ये होगा डीए साइन थीटा। और इस डीए कॉस थीटा एरिया वेक्टर है, ये डीए कॉस थीटा करस्पॉन्डिंग सरफेस कहां होगा, इस डीए का छोटा सा पार्ट, ये वाला डीए ऐसा है, इसका ये वाला पार्ट जो होगा उसका एरिया वेक्टर ये होगा, और ये वाला जो पार्ट आएगा इसका कंपोनेंट, उसका एरिया वेक्टर ये होगा। तो ये एरिया वेक्टर तो बेकार है हमारे लिए। तो ये छोटे छोटे जितने भी डीए लोगे आप, सबके ये वाले कंपोनेंट्स आएंगे, ये इसका ये वाला, इसका ये वाला, ऐसे छोटे छोटे सबका ये वाला लो, तो पता है कौन सा एरिया बनेगा, ये वाला एरिया बनेगा। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। ठीक, तो हम क्या करें, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स जा रहा है उस डायरेक्शन वाला एरिया वेक्टर लेना है, मतलब पूरे एरिया हेमीस्फीयर है उसका इस डायरेक्शन वाला प्रोजेक्शन। तो इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन मतलब एरिया कहां आएगा, ये कैसा है, सर्कल, तो एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इस हेमीस्फीयर पर फोर्स, नेट फोर्स ऑन ईच हेमीस्फीयर, तो इस वाले हेमीस्फीयर पे नेट फोर्स यहां लगेगा, कितना, एफ नेट बराबर प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर इंटू एरिया, एरिया कितना है, प्रेशर कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एरिया कितना है, सर्कल का एरिया, ये वाला प्रोजेक्शन चाहिए हेमीस्फीयर का, ये वाला प्रोजेक्शन, तो पाई आर स्क्वायर, ये होगा फोर्स। मतलब इस हेमीस्फीयर पर ऐसे फोर्स लग रहा होगा, ये कितना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही इस वाले हेमीस्फीयर पे ऐसे लग रहा होगा, क्योंकि यहां प्रेशर ऐसा होगा, फोर्स ऐसे लगेगा, उसके भी कॉम्परेटिव वाले कैंसिल होंगे, ये ऐड होंगे। ठीक, तो ये सबसे पहले ध्यान रखो, पहले तो ये लिख लो। ठीक, इतना। अब हम इसका यहां पर यूज करेंगे, क्लियर। तो देखो कैसे यूज करेंगे इसका, ये मैं मिटा देता हूं इसको, ये ध्यान रखेंगे सब लोग। चलो देखो, तो इस हेमीस्फीयर पर यहां फोर्स लगेगा और इस हेमीस्फीयर पे यहां फोर्स लगेगा, एफ एफ। ठीक, अब सोचो ये स्टक, तो स्टक कर दिए हमने ऐसे, अगर हम छोड़ दें तो ये दोनों भाग जाएंगे, ऐसे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, दोनों दूर दूर भाग जाएंगे रिपल्सन फोर्स की वजह से। लेकिन रिपल्सन फोर्स को मैंने प्रेशर के फॉर्म में निकाला और फिर फोर्स निकाला। ठीक, तो ये फोर्स कितना होगा ये बताओ पहले। तो F on each hemisphere, F बराबर, अब वही बात आ गई, देखो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो वही सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्रेशर इनटू एरिया का ये वाला प्रोजेक्शन। तो प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक,
तो ये हो जाएगा F बराबर प्रेशर कितना है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू प्रोजेक्शन है पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन बना गई, मतलब मुझे ये पता चल गया कि इस हेमिस्फीयर पे यहां कितना फोर्स लग रहा है, ठीक, और इस पे उतना ही यहां लग रहा है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, करना ये है कि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो भाग जाएंगे, तो इसके लिए हम एक कुछ दूसरा तरीका अपनाया। देखो कैसे, एक स्फीयर रख दिया, ये रख दिया एक स्फीयर, ठीक है, ये हमने एक स्फीयर रख दिया, इस पे चार्ज डेंसिटी पता नहीं सिग्मा डैश मान लो, ठीक है। अब इस स्फीयर की वजह से इस स्फीयर की रेडियस है r/2। अब देखो इस स्फीयर की वजह से, पूरे स्फीयर की वजह से यहां हर जगह, कहीं पे भी, हर जगह, ईच एंड एवरी पॉइंट, कहीं पे भी देख लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इस स्फीयर की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए, मतलब ये एक्चुअली में नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ताकि ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करे, अट्रैक्ट करे। तो देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी ऐसे, E, ऐसे यहां पे E, डीए यहां पे भी ले सकते हो, इमेजिन कर लो E, ऐसे यहां पे डीए ले लो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E सेम ही होगी ना, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है R, यहां से E। अब वो कह रहा है कि इस पे चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा डैश हमने बोला है नेगेटिव होना चाहिए पहले तो। क्यों होना चाहिए नेगेटिव, ताकि ये नेगेटिव इसको जो ये देखो ये हेमिस्फीयर, इस पे रिपल्सन लगा रहा था, तो ये वाला स्फीयर इसको अट्रैक्ट करे और इतना ही फोर्स लगा दे इस तरफ, ताकि ये रुक जाए, ये भी रुक जाए, ऐसे फोर्स लगा दे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ड्यू टू इसको, इस पे पहले तो चार्ज मान लो कितना है, क्यू चार्ज मान लो, और चार्ज डेंसिटी कितनी मान लो, सिग्मा डैश। तो क्यू चार्ज कितना होगा, लिख दे रहे यहां पे, क्यू बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4। क्यों, रेडियस r/2 है ना, और चार्ज यहां पे है, तो 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, सिग्मा कौन सा, डैश। तो ये हो जाएगा क्यू बराबर पाई आर स्क्वायर सिग्मा डैश। ये तो इस पे चार्ज आ गया। अब इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल r बराबर, देखो अब यहां से ये बाहर है, यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, यहां मतलब हर जगह सेम ही होगी। तो इस वाले स्फीयर की वजह से स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, एट डिस्टेंस स्मॉल r, तो ये हो जाएगा E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे डिस्टेंस r का स्क्वायर है, मतलब आर स्क्वायर बाई 4, सॉरी आर स्क्वायर कैपिटल R, क्योंकि यहां से ये कैपिटल R है, ठीक। और ऊपर देखो Q है, तो Q की जगह पे क्या लिख दो, पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा डैश। तो देखो अब पाई से पाई खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, तो ये E की वैल्यू क्या आएगी, पाई पाई खत्म, ये हो जाएगा आर स्क्वायर खत्म, ये हो गया सिग्मा डैश अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दिमाग लगाना, बहुत अच्छी बहुत जोरदार चीज बता रहा हूं मैं, सिग्मा डैश अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये 4 एप्सिलॉन नॉट दिख नहीं रहा है, बोल दिया मैंने, देख लेना, ठीक है। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो यहां फोर्स डीए ले लो और डीक्यू ले लो, तो उस डीक्यू पे फोर्स यहीं तो लगेगा, ऐसे इस पे भी फोर्स यहां लगेगा, है ना। इन फोर्स के भी कंपोनेंट देखो, ये वाला और ये वाला, ऐसे ये वाला और ये वाला, ये और ये तो कैंसिल होंगे, ये ऐड होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। तो फिर वही हो गया, क्या, अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है, देखो इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, इस पे टोटल चार्ज, हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं, लेफ्ट हेमिस्फीयर, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर पे टोटल चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू ये वाला एरिया, कितना है ये, सिग्मा इंटू एरिया बताओ,
और उसका भी एक कंपोनेंट आएगा, मतलब ऐसे समझ लो डी क्यू सिग्मा, इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज होगा डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए। ठीक, तो फोर्स कितना आएगा, इस पे फोर्स आ जाएगा E इंटू डी क्यू, ई इंटू डी क्यू, और ये एंगल मान लो तुम थीटा, तो ऐसे ही ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो फिर से देखो ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये कॉस थीटा वाला ऐड हो जाएगा, E इंटू डी क्यू इंटू कॉस थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा, एडिंग कंपोनेंट्स, एडिंग कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स क्या आएगा, E इंटू डी क्यू इंटू कॉस थीटा, E इंटू डी क्यू इंटू कॉस थीटा। अब बेटा फिर से देखो E इंटू डी क्यू को क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू डी ए और इंटू कॉस थीटा। यहां फिर से देखो डी ए कॉस थीटा आ गया, मतलब सारे डी ए कॉस थीटा फिर ऐड होंगे, E इंटू सिग्मा इंटू डी ए कॉस थीटा सारे ऐड करो। तो जब ये डी ए है और कॉस थीटा यहां आएगा तो उसका ये वाला प्रोजेक्शन आएगा एरिया का, मतलब फिर से इस हेमीस्फीयर का क्या आने वाला है, यही प्रोजेक्शन आने वाला है, ये वाला, मतलब ये सर्कल। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, अब देखो फोर्स ऑन ईच हेमीस्फीयर, फोर्स ऑन ईच हेमीस्फीयर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनर स्फीयर, ये इनर वाला स्फीयर जो है वो इस पे फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से फोर्स, नेट और लिख देते हैं यहां पे। ठीक, नेट फोर्स ऑन ईच हेमीस्फीयर, इस हेमीस्फीयर पे नेट फोर्स तो क्या आने वाला है, एफ डैश मान लेते हैं। तो एफ डैश बराबर, फिर वही देखो इसका पूरा यहां पे ये तो डीएफ है, ये तो छोटा सा पार्ट है फोर्स का, डीए कॉस इंटीग्रेट करोगे तो डीए कॉस थीटा का समेशन आएगा, और डीए कॉस मतलब ऐसे लिख देता हूं E इंटू सिग्मा इंटू इंटीग्रेशन डीए कॉस थीटा, वही समेशन। तो इंटीग्रेशन डीए कॉस थीटा इस पार्ट के लिए कितना आएगा, ये पाई आर स्क्वायर, समझ गए ना। तो ये हो जाएगा एफ डैश बराबर E सिग्मा, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब E की वैल्यू डालो, तो E की वैल्यू देखो ये लिखा है सिग्मा डैश अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, रख दो यहाँ पे। तो एफ डैश बराबर सिग्मा डैश अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये देखो सिग्मा और इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब बेटा एक बात बताओ, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैसे होने चाहिए, बराबर। ये वाला फोर्स क्या है, इसी हेमीस्फीयर पे लगने वाला फोर्स है, इस तरफ किसने लगाया, दूसरे वाले हेमीस्फीयर में, और ये यहां आएगा एक फोर्स, कौन सा, एफ डैश, ऐसे इस पे भी आएगा एफ डैश। तो ये एफ डैश क्या है, जो इस स्फीयर में इस वाले हेमीस्फीयर पे ऐसे लगाया हुआ है। ठीक, ऐसे ये वाला एफ डैश क्या है, जो अंदर वाले स्फीयर में ये हेमीस्फीयर पर यहां लगाया हुआ है। ठीक, तो ये दोनों इक्वेट कर बराबर कर रहे हैं, क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, उसने बोला है ये दोनों भाग रहे थे अब ना भागे, तो इन दोनों को इक्वेट करा दो। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ईच हेमीस्फीयर, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ईच हेमीस्फीयर क्या करोगे, एफ बराबर एफ डैश। ठीक, तो एफ डैश कितना है देखो, सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट बराबर, और एफ क्या है देखो, सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ गए होंगे सब लोग इतना। ठीक है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन पाई, और ये आर स्क्वायर क्यू, यहां पर के की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा डैश, ये नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा डैश नहीं होगा, क्योंकि इसका चार्ज लिख रहे हो ना के क्यू, तो इसका रेडियस तो r/2 है ना, तो यहां पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा डैश नहीं आएगा,
ये आएगा, मैं इसको सही कर देता हूं, 4 सरफेस एरिया चाहिए ना, तो यहां पे 4 पाई, नहीं सही है, 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू सिग्मा डैश, क्लियर है, बिल्कुल सही है, पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा डैश, वही लिखा है, पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा डैश, ओके बिल्कुल ओके, मैंने क्यू यहां से निकाल के डाला हुआ है, ठीक। तो ये आ गया, देखो अब देखो एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट खत्म, पाई से ये पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म। देखो बेटा यहाँ पे एक सिग्मा से ये सिग्मा खत्म, तो सिग्मा डैश बराबर क्या आ जाएगा, ये 4 यहां आ जाएगा, तो 4 सिग्मा बचेगा ये, और अपॉन 2, मतलब सिग्मा डैश बराबर 2 सिग्मा, सिग्मा डैश बराबर 2 सिग्मा। लेकिन ये ध्यान रखो इस पे नेगेटिव है, ठीक, तो ये तो मैग्नीट्यूड आया है उसका, अब साइन के साथ लिखोगे तो -2 सिग्मा इसका आंसर आएगा, मतलब इस पे सिग्मा डैश जो है वो -2 सिग्मा हमारा आंसर होगा, तो सिग्मा डैश बराबर -2 सिग्मा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और पूरा डिटेल में लिख लेना इसको, ठीक है। तो आई थिंक सभी लोग इस बात को जरूर समझ गए होंगे। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए एक क्वेश्चन और डाउट था, देखो क्या था, ये ओरिजिन है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। कह रहा है कि वाई एक्सिस के अलोंग एक वायर है जिसपे चार्ज डेंसिटी है 2 लैम्डा, ठीक। एक्स एक्सिस के अलोंग एक वायर है जिसपे डेंसिटी है 3 लैम्डा, पॉजिटिव है, और जेड एक्सिस के अलोंग एक वायर है जिसपे चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ठीक है। अब ये वायर जो है ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, इनफाइनाइट वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे सब जगह। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 पॉइंट्स के बीच में, तो 2 पॉइंट्स उसने दिए हैं हमें, देखो पॉइंट कौन सा है, ए 1 1 1 से बी 0 1 1, और जो चार्ज हमें ले जाना है वो है 1 यूनिट चार्ज, ठीक। कह रहा है यहां पे 2 पॉइंट्स है 1 1 1 और बी इतना 0 1 1, तो ए से बी तक यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक। तो वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि W बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू Q, है ना। तो सीधी बात है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना है, क्लियर। तो W बराबर BB माइनस BA, ए से बी पे ले जा रहा है तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, BB माइनस BA और इनटू Q, तो बराबर VB माइनस BA, यही हमें निकालना है, ठीक। अब देखो BB माइनस BA हम लोग कैसे निकालें, तो पहले तो ये बताओ वायर्स हैं ये, अब आपको याद होगा, पहले समझो ध्यान से। कोई एक वायर होता है, जब ये इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर मैंने ऐसे ले लिया, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक चार्ज को Q को मैं यहां से यहां ले जा रहा हूं, बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस यहां पे सेम है तो 0, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, पोटेंशियली सेम होगा हर जगह, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कैसी होती है, वायर की हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, वायर से परपेंडिकुलर, तो यहां ऐसे जाओगे तो फोर्स तो इस पे ऐसे लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा तो वर्क डन ही नहीं होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा,
है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा? सिर्फ तभी आएगा जब आप वायर से परपेंडिकुलर मूव करो। कैसे? देखो, देखते हैं। अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट ये R1 डिस्टेंस है, और यहां दूसरा पॉइंट है बी, ये R2 डिस्टेंस है। अब बताओ ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB बराबर, बताओ, 2K लैम्डा। ये याद होना चाहिए फॉर्मूला, 2K लैम्डा, और ln में आता है ln R2 बाई R1। याद है? ln R2 बाई R1, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक। ln R2 बाई R1 ये फॉर्मूला होता है। अब ये R2 R1 क्या है, ये बहुत जरूरी है समझना। R2 R1 वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों पॉइंट्स की परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है पॉइंट बी यहां हो, बी पॉइंट यहां भी हो सकता है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो ए से बी पर पोटेंशियल डिफरेंस यही आने वाला है ना, समझ गए? ओके, चाहे आप ऐसे देखो, ए से यहां आ जाओ तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, फिर यहां चले जाओ पोटेंशियल डिफरेंस तो वही आएगा। बी को यहां ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये R2 डिस्टेंस हो जाएगी फिर, ठीक। कुल मिला के परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लिमिट होती है इसमें, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, टफ क्वेश्चन नहीं है, ये ध्यान रखना है, चाहो तो नोट भी कर लो, ठीक। अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो ये थोड़ा सा इमेजिनेशन था बस, और कुछ नहीं है इसमें। पहली बात, ये जो z एक्सिस वाला वायर है इसको ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा, z एक्सिस वाले वायर को ऐसे इमेजिन करो, ये x, ये y और ये z। मैंने चार्ज डेंसिटी सही लिखी है, 3 लैम्डा, 2 लैम्डा और लैम्डा, 2 लैम्डा 3 लैम्डा, नहीं गलत लिख दी। इस पे है 2 लैम्डा, इस पे है 3 लैम्डा। चलो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, और तुमको तो कॉन्सेप्ट से मतलब है। चलो तो ये करना है हमें, ठीक। अगर यहाँ पे 2 लैम्डा होता तो यहाँ लैम्डा की जगह 2 लैम्डा कर देते तो 4 लैम्डा आ जाता, ठीक। चलो, अच्छा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ln 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। ln 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक। चलो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। चलो ये z एक्सिस ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, x के बारे में बात करते हैं। चलो इस वाले वायर के बारे में बात करते हैं। तो ये वायर है हमारा 1, ये वायर है हमारा 2, ये वायर है हमारा 3, 1 2 3, तीनों की वजह से मुझे क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ना है, वही हमारा आंसर है, ठीक। तो सबसे पहले इस, मैंने फिर से बोल देता हूं, इस वायर को ऐसे इमेजिन करना है, ठीक। बिल्कुल सिंपल कर रहा हूं, देखना। अब पॉइंट कहां है? पहले तो 1 1 1 पॉइंट सही लिखे, 1 1 1 से 0 1 1 बिल्कुल क्लियर है। तो अभी मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग कर सकते हैं इसको। तो ड्यू टू वायर 1 VB1 माइनस VA1, ठीक। या और सिंपल ऐसे लिख दे रहे, पोटेंशियल डिफरेंस में लिखना है डेल्टा V1 लिख दे रहे। चलो तो डेल्टा V1 क्या होगा? ड्यू टू वायर 1, तो 2K लैम्डा की वैल्यू 2 लैम्डा और ln R2 बाय R1। अब R2 R1 क्या होनी चाहिए? इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसकी? पॉइंट्स की। देख लेते हैं। तो देखो पहला पॉइंट कहां है? 1 1 1, मतलब मैंने बोला इसको ऐसे मेजर करना है, ठीक। तो 1 1 1 कहां होगा? 1 1, फिर y में 1 और फिर यहां 1, ठीक। बताओ इस वाले वायर से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई? ये देखो 1, अभी तो वायर पे ही हो, फिर 1, ये 1 और ये वाला 1 z एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस हुई। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये।
तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी देखो, ये इससे कहीं भी ऐसी लाइन बना दो सर्कल में, ऐसे चाहे ऐसे, वो सब इस पे परपेंडिकुलर, देखो ना ये 90 डिग्री, ऐसे बना दो तो ये भी 90 है, ऐसे बना दो ये भी 90 है, ऐसे बना दो ये भी 90 है, अंदर बना दो वो भी 90 होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो 1 1 और ये 1, तो यहां देखो ये वाला 1 और ये वाला 1, तो इसको मिलाओ √2 आएगा, 1 और 1 का √2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले वाले पॉइंट की कितनी हो गई, √2। मतलब कि R1 जो है दैट इज √2। अब R2 बताओ, दूसरा पॉइंट 0 1 1, 0, जैसे तुम यहां 1 पे गए थे, अब नहीं जाओ, तो 0, फिर 1 और फिर 1, फिर देखो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही है √2। समझ गए, मतलब आप क्या कर रहे हो, यहां से ऐसे मूव कर रहे हो, ये पैरेलल टू वायर, तो पैरेलल टू वायर करने पे इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, तो क्या आएगा, ये भी √2। मतलब कि डेल्टा V1 बराबर 4, ये 4 k लैम्डा ln1, हाँ डायरेक्ट लिख दो ना, ln1, और ln1 क्या होता है 0। तो इस वायर की वजह से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया। चलो ये बहुत बढ़िया। अब आ जाओ डेल्टा V2, बहुत सिंपल बता रहा है, डेल्टा V2 मतलब इस वायर की वजह से, तो इस वाले वायर की वजह से क्या होगा, कहां है पहला पॉइंट, 1 1 1, चलो तो ये वायर मेजर रखना, ये तो ये वायर है इससे 1 1, सही है ना। अब यहां 1, ये 1, और फिर मतलब ये वाला कितना है, 1 है, ये 1 ये 1, मतलब ये वाला भी 1 ही है ना, तो ऐसे समझ लो 1, देखो 1 1, मतलब ऐसे कर दो, यहां पहुंच गए तुम, इस वायर से कितनी दूर 1, और फिर देखो 1 1 और फिर ये 1, तो इस वाले वायर से देखो ये वाला 1 और ये वाला 1, तो ये वाला कितना हुआ, फिर वही राइट एंगल ट्रायंगल बन गया √2। तो R1 डेल्टा V2 में R1 √2, R2 0 1 1, चलो तो 0 मतलब यही, फिर 1 y में 1 और फिर 1, तो इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई 1, क्लियर। तो R2 इज 1 रखो, तो डेल्टा V2 बराबर, अब 2k लैम्डा की वैल्यू 3 लैम्डा है, 3 लैम्डा ln R2 बाय R1, मतलब ln 1 बाई √2, ln 1 बाई √2, क्लियर। चलो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आ जाओ डेल्टा V3, डेल्टा V3 2k, इसका लैम्डा ही है, ln R2 बाय R1, चलो बोलो, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, यहां R1 और R2 चाहिए बस, R1 और R2 की वैल्यू में निकालनी। चलो आ जाओ, बस बिल्कुल सिंपल है। हाँ क्या करना है, 1 1 1, तो चलो 1 फिर 1, अब वायर इमेजिन करो, मैंने बोला था ये है वायर, तो 1 1 और ये 1, ठीक, मतलब कि ये वाला 1 और ऊपर यहां y में गए ना तुम, फिर यहां आ गए, क्लियर। तो क्या फर्क पड़ा, देखो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां इसको आगे इमेजिन करो, आगे यहां पॉइंट यहां है ना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक। तो 1 1 और फिर ये 1, क्लियर। तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, कितनी होगी √2, देखो ना ये 1 और ये वाली 1, उसको हटाओ, भूल जाओ, 1 ये वाली 1 और ये वाली 1 है, तो ये वाली 1 को नीचे कर लो, इसको ऐसे ऐसे कर लो, तो ये वाला डिस्टेंस 1 और ये वाला 1, ठीक, समझ गए ना। तो ये डिस्टेंस मतलब इससे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी इसकी, देखो फिर से मेजर कर लो, ये z एक्सिस के अलोंग वायर है 1, फिर y में 1 और फिर ये 1, तो इसको यहां शिफ्ट कर लो पॉइंट को, वायर को, तो ये 1 ये 1 और ये 1, तो यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी तुम्हारी वो इसके साथ ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये 1 1 और ये 1, ठीक।
तो यहां ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी तुम्हारी, कितनी आएगी, √2 आ जाएगी ये वाली। क्लियर, देखो ना 1 1 और ये 1, तो ये डिस्टेंस चाहिए हमें, तो ये वाली डिस्टेंस तो इसके बराबर होगी ना, ये वाली डिस्टेंस के बराबर 1 1, और ये डिस्टेंस √2, और फिर यहां तुम चले आओगे तब भी ये वाली डिस्टेंस फिक्स रहने वाली है, मतलब कि √2 होगी ये डिस्टेंस। क्लियर, तो R1 इज √2। अब R2 बताओ, तो यहां से R2 देखो 0 1 1, मतलब कि 0 यहां जाने नहीं है, तो क्या करना है, 0 यहां जाने नहीं है, तो 1 और फिर ये 1, तो 1 ये है, और फिर इसके पैरेलली तो आ रहा है तो z एक्सिस के, तो 1 ही रहने वाली है, मतलब ये हो जाएगी 1। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो डेल्टा V3 में R2 अपॉन R1, तो R2 कितना है 1 अपॉन √2। क्लियर, चलो अब बताओ क्या करोगे, खत्म हो गया, अब तक करोगे, जोड़ दो सबको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा डेल्टा V इक्वल डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3, तो डेल्टा V बराबर 2k लैम्डा बाहर, देखो इसमें क्या आएगा 6k लैम्डा और इसमें आएगा 2k लैम्डा, तो 2k लैम्डा को बाहर कर दो, इसमें बचेगा तुम्हारा 3 बचेगा, 3ln 1/√2 ये बचा, और इसमें देखो क्या बचेगा प्लस 3, और इसमें कुछ नहीं 1 बचेगा, तो ln 1/√2 ln 1/2, ठीक, ये आ गया। अब बेटा देखो, अब थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखना डेल्टा V बराबर 2k लैम्डा, 3 को कर लो बाहर और अंदर इसको लिख दो ln 1 माइनस ln √2, सही है, a अपॉन b का ln a माइनस ln b, ये हो गया, प्लस इसको भी लिख दो, तो ln 1 माइनस ln √2। क्लियर, ये हो गया। देखो ln 1 क्या होता है 0, ln 1 क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा डेल्टा V इक्वल 2k लैम्डा, ये माइनस का 3ln √2, और ये हो जाएगा माइनस का ln √2। ठीक, तो ये आ गया हमारा डेल्टा V इक्वल माइनस का, देखो ये हो जाएगा कितना -4ln √2, 4 2 जा 8, तो -8k लैम्डा और ये ln √2, सही है। अब थोड़ा सा और देख लो, इसी में k की वैल्यू डाल दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये माइनस, तो 1/4 तो 2 बचेगा, तो 2 लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और पाई, ठीक, ये बचा, और यहां देखो ln √2 लिखा हुआ है, तो ln √2 को आप लिख दो 2 की पावर 1/2 लिख सकते हो, √2 हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी इसकी, तो ये डेल्टा V बराबर फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, मतलब वर्कडन आ जाएगा -1/2 आगे आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2, ये आ जाएगा। अब बेटा ये W जो आया है उसने W तुमसे किसका पूछा है, हमने जो W निकाला है ये W इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का वर्क डन है। अब वो कह रहा हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो W एक्सटर्नल बराबर -W, जो हम करेंगे वो एक्सटर्नल होगा, और ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का W इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, W एक्सटर्नल -W होता है, तो W एक्सटर्नल हो जाएगा लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ln 2, ये हमारा आंसर है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे इसको, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन अच्छा था, टफ नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, तो सभी लोग क्लियर होंगे इस क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें
और इसमें अब हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं बचा। कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस एक ही बात है, ठीक। लेक्चर 1, ठीक। चलिए तो बेटा देखो, सबसे पहले सुनो, कैपेसिटर, कैपेसिटर मतलब जिसके पास कैपेसिटी होगी। किस चीज की कैपेसिटी? तो यहां पर हमें एक्चुअली में कैपेसिटर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या कैपेसिटी होती है, ये मैं लिख रहा हूं। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which can store चार्ज, ऐसे बोल दो, या चार्ज को स्टोर करना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है एनर्जी को स्टोर करना। लेकिन एनर्जी तभी आएगी जब चार्ज होगा, क्योंकि एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ध्यान रखना, सबसे पहले स्टेटमेंट याद करो, एनर्जी वहीं पे होती है जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वहीं होती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही ध्यान रखना है, फील्ड के ही फॉर्म में स्टोर हो सकती है, और कोई चार्ज नहीं, और कोई चारा नहीं है इसको स्टोर करने का। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होगी वहां एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि वहां तुम चार्ज को रखोगे तो भागेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उसको, ठीक है। तो मतलब एनर्जी स्टोर है वहां पे। ओके, अब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मतलब अब हमें पढ़ना है कैपेसिटेंस, ठीक है। देखो एनर्जी तो दुनिया का हर कोई, जैसे एक नॉन कंडक्टिंग एक स्फीयर ले लो आप, देखो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग जैसा भी लेना है, उसको चार्ज दे दो, दे दिया चार्ज, ये लो, तो इसके चारों तरफ फील्ड आ जाती है, या नहीं आ जाती फील्ड? ऐसे अंदर नहीं होती, यहां पूरे सरफेस से लेके इंफिनिटी तक क्या स्टोर है? एनर्जी। क्यों? क्योंकि सरफेस से लेके इंफिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सरफेस से लेके इंफिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक। वो एनर्जी एक्चुअली में आई कहां से? जो हम इसको चार्ज देने में जो वर्क करते हैं, वही समझ गया ना, वही है सेल्फ एनर्जी बताई थी, वही सेल्फ और इंटरेक्शन एनर्जी दोनों का संयोग, मतलब क्या बोलते हैं वो, योग, सम, वही टोटल एनर्जी होगी इसकी, ठीक। तो इस कंडक्टिंग स्फीयर ने क्या कर लिया, यहां चारों तरफ एनर्जी स्टोर कर ली, है ना, एनर्जी स्टोर कर ली, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये कैपेसिटर है, बिल्कुल सही बात है, ये कैपेसिटर है। दुनिया का हर कंडक्टर या इंसुलेटर एनर्जी स्टोर कर सकता है, इसका मतलब वो सब क्या है, सारे कंडक्टर इंसुलेटर्स क्या है, ये सब कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे कि हम कैसे इसकी एनर्जी को स्टोर करने की ताकत को, कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। हमें यह सीखना है, पूरे चैप्टर में यही सीखना है, क्या, कैसे हम किसी कंडक्टर की किस पावर को बढ़ाएं, एनर्जी को स्टोर करने की पावर को बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, अब चलो बहुत बढ़िया बात है, इसमें तो एनर्जी स्टोर है इन्फिनिटी तक, इसको चार्ज और दे दो, और चार्ज दे दो, इसको डेंसिटी चार्ज की बढ़ा दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी,
मतलब एनर्जी बढ़ जाएगी, सही बात है। तो फिर हम ये कैपेसिटर स्पेशली क्यों पढ़ रहे हैं? दुनिया के सभी कंडक्टर कैपेसिटर होते हैं, तो क्या मतलब क्या है? हाँ, तो अब हमें यही मतलब सीखना है। तो एक्चुअली में होता क्या है, हम चाहते क्या है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, ऐसे समझ लो, हमें इस बोर्ड को, मान लो हमें इस बोर्ड को तोड़ना है, इमेजिन कर लो हमें बोर्ड को तोड़ना है, ठीक? तो इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये टूट जाएगा। अब मैं क्या करूं, 1 न्यूटन का 100 बार लगा दूं, कुछ होगा क्या? नहीं होगा, नहीं टूटेगा ये। 1 न्यूटन का तुम 1 करोड़ बार लगा दो तब भी नहीं टूटेगा, है ना? इसका मतलब मुझे इकट्ठा एक साथ 100 न्यूटन का फोर्स इस पे लगाना पड़ेगा, 100 न्यूटन एक साथ। ये है समस्या। ऐसे ही एक और एग्जांपल, आपने देखा होगा कैमरे से जब हम फोटो खींचते हैं, कैमरे से जब हम फोटो खींचते हैं तो उसमें फ्लैश लाइट होती है। फ्लैश लाइट में एकदम एक साथ बहुत सारी एनर्जी निकलती है ना? जबकि सेल तो छोटा वाला लगता है, तो इतने से सेल से एक साथ इतनी एनर्जी कैसे निकल जाती है? एक्चुअली में वहां पे कैपेसिटर लगा होता है। जैसे फैन है, पंखा, ठीक? तो पता होगा, कभी कभी देखा होगा आपने, पंखा खराब हो जाता है तो क्या होता, स्विच ऑन कर देते हम लोग, वही पंखा वहीं पे ऐसे करता रहता है, चलता नहीं है। क्योंकि उसको चलाने में हमें पहले ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ड्यू टू इनर्शिया। एक बार चल जाए फिर तो चलने लगता है, वो इतनी एनर्जी खर्च नहीं होती फिर। तो ऐसे ही यहां पंखे में क्या होता है, ऊपर देखना एक कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर एक्चुअली में कैपेसिटर का ही दूसरा नाम है। पहले इसको कंडेंसर बोलते थे, अभी हम लोग कैपेसिटर बोलने लगे हैं, ठीक? प्राचीन नाम है इसका, कैपेसिटर का प्राचीन नाम कंडेंसर होता है। अब हम इसको कैपेसिटर बोलते हैं। तो यहां पे जब हम पंखा ऑन करते हैं, फैन ऑन करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कर लेता है और पूरी एनर्जी को एक साथ दे देता है। तो पंखा इनर्शिया का अपोज कर लेता है, पंखा के इनर्शिया का अपोज कर देता है। एनर्जी जो हम दे रहे हैं, ज्यादा एनर्जी आ रही है एक साथ, तो स्टार्ट हो जाता है पंखा। फिर एक होता है स्पीड बढ़ाने वाला, स्पीडर, उसमें भी कैपेसिटर ही यूज होता है, ठीक? तो कैपेसिटर का थोड़ा सा फील हुआ होगा आपको, कैपेसिटर है क्या, हम चाहते क्या है कैपेसिटर से? देखो यहां पे ये जो कंडक्टर है, इसकी एनर्जी कहां स्टोर है, सरफेस से लेकर और इंफिनिटी तक, इतनी बड़ी जगह में इसकी एनर्जी स्टोर है। अब हम अगर चाहें कि इसकी पूरी एनर्जी एक साथ ले लें तो नहीं ले पाएंगे, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो मैं क्या चाहूंगा, मैं ये चाहूंगा कि कुछ ऐसा हो जाए कि इसकी जो यहां से लेके इन्फिनिटी तक जो एनर्जी स्टोर है, वो एनर्जी एक छोटे रीजन में आ जाए। मतलब यहां इस स्फीयर और इस स्फीयर, ये भी स्फीयर मान लो, इन दोनों स्फीयर्स के यहां बीच में इस रीजन में पूरी एनर्जी स्टोर हो जाए। मतलब कम जगह में, कम वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर हो जाए ज्यादा, और पूरी एनर्जी, हम इतनी सी जगह की एनर्जी को तो तुरंत यूज कर सकते हैं। तो कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर क्या करता है, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हमको चेंजेस करेंगे और कम जगह में ज्यादा एनर्जी को स्टोर करके उस एनर्जी को एक साथ यूज कर लेंगे, ठीक? ये कैपेसिटर का बेसिक मतलब है। अब ये होगा कैसे, देखते हैं। कुछ नहीं है, जो अभी तक पढ़ा तुमने वही है सब। अगर मैं तुमसे पूछूं, देखना अभी ध्यान समझना, बहुत अच्छा लगेगा। कैपेसिटर अल्टीमेट चैप्टर है, दुनिया का सबसे अच्छा चैप्टर कैपेसिटर वो है। देखो अभी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये। चलो थोड़ा सा फील हुआ है कि मतलब समझ में आ रहा है कैपेसिटर का यूज क्या है और करना क्या है, कैसे करेंगे वो तो हम अभी बताएंगे। बहुत टाइम उसमें तो लेक्चर लगेंगे खूब, देखते हैं। धीमे धीमे आपको फील हो जाएगा पूरा। ये जनरल बताया था, अब मैथमेटिकली इसको हम कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे, मैथमेटिकली कैसे करें। तो चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, अब ये बेसिक डेफिनेशन थी इसकी। अब कैपेसिटर की
चार्ज को या एनर्जी को स्टोर करने की जो पावर है उसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, इसको हम C से डिनोट करेंगे, C। अब ये क्या है, ये क्या है ये देखते हैं, ठीक है। चलो तो पहले अब देखना ध्यान से, अभी मैं सिर्फ कंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि कंडक्टर भी तो कैपेसिटर होता है, लेकिन यूजफुल नहीं होता, क्योंकि इसकी एनर्जी, एक कंडक्टर ले लो तुम, तो इसकी एनर्जी सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक है, तो ये कैपेसिटर तो है लेकिन अच्छा कैपेसिटर नहीं है, मतलब इसकी कैपेसिटेंस कम है, इसकी कैपेसिटेंस कम है। अब हम कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे वो हम सीखेंगे। चलिए तो कैपेसिटेंस क्या है, इसकी जनरल डेफिनेशन क्या है वो हम बताएंगे, और फिर ये ऐसा क्यों है डेफिनेशन ये भी आपको धीमे धीमे समझ में आएगा। देखो अभी तो कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी कंडक्टर, अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, चार्ज नहीं है तो इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा? जब चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल कहां से आएगा, है ना। पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर, आर तो ठीक है कुछ भी होगा लेकिन क्यू तो चाहिए, क्यू ही नहीं है इस पे, तो इसके सरफेस पे कोई पोटेंशियल नहीं है। अब मैं इसको क्यू चार्ज दे देता हूं, देखना ध्यान से, क्यू चार्ज दे देते हैं। चार्ज कहां से लें, इसके आसपास, ध्यान रखें इसके आसपास कोई दूसरा कंडक्टर भी नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि यहां पे एक कंडक्टर रखा था, हमने क्या किया, इसका चार्ज निकाल के इसको दे दिया, इस पे आ गया प्लस क्यू, और यहां से निकला चार्ज तो इस पे आ गया माइनस क्यू। अभी ये नहीं करना है, हम आइसोलेटेड कंडक्टर की बात कर रहे हैं। किसकी? आइसोलेटेड। तो ये कंडक्टर यहां नहीं है, ये कंडक्टर कहां है तो कंडक्टर तो है लेकिन वो कंडक्टर इन्फिनिटी पे है, ये ऐसे समझ लो और अच्छा होता है। मान लो ये एक स्फीयर है, इसकी रेडियस r है, सेंटर O, कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके आसपास कोई वो नहीं है कंडक्टर, दूसरा आइसोलेटेड कंडक्टर है ये। तो दूसरा कंडक्टर कहीं तो होगा दुनिया में, तो दुनिया में नहीं है, इसके आसपास कोई नहीं, यूनिवर्स इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे। तो चलो ये इन्फिनिटी पे सही, इन्फिनिटी पे ये एक दूसरा कंडक्टर है, मान लेते हैं ऐसा कंडक्टर है इन्फिनिटी पे, क्या दिक्कत है, स्फेरिकल है, कैसा भी मान लो, अच्छा फील कराने के लिए बता रहे हैं स्फेरिकल है। अब इसकी रेडियस इनफाइनाइट है, ये इन्फिनिटी पे, मतलब इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। अब मैंने क्या किया, इन्फिनिटी वाले कंडक्टर से, देखो इन्फिनिटी वाले कंडक्टर से हमने चार्ज निकाला, कितना, प्लस क्यू निकाल लिया। अच्छा अगर तुम यहां से प्लस क्यू चार्ज निकाल लोगे तो यहां क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी वाले कंडक्टर पे यार प्लस क्यू ने निकाल लिया, पहले न्यूट्रल था वो। Na प्लस Cl माइनस कैसे होता है, Cl से Na से एक इलेक्ट्रॉन Cl में चला जाता है तो Na प्लस हो जाता है, और Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो नेगेटिव हो गया। ऐसे यहां पे है, यहां से तुमने प्लस निकाल लिया तो इस पे माइनस आ जाएगा, और ये प्लस क्यू जो है हमने इसको दे दिया, तो इसके सरफेस पे ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर? चलो समझते जाना, बहुत भयंकर है, बेसिक्स क्लियर होंगे अभी इसके, तभी आगे समझ में आएगा। तो चलो ये प्लस क्यू चार्ज हमने दे दिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं, इस पे प्लस क्यू चार्ज आ गया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई चारों तरफ। देखो कैसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगी, ऐसे, कहां जाएगी, इन्फिनिटी पे टर्मिनेट हो जाएगी, इस माइनस क्यू, प्लस क्यू से निकल के इस माइनस क्यू पे टर्मिनेट हो जाएगी, ऐसे यहां यहां। चलो ये हो गया। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है। अच्छा अब हम ये बताओ इसके सरफेस पे पोटेंशियल आ गया कि नहीं, वी सरफेस, बिल्कुल आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इसको चार्ज दे दिया, मतलब जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उस पर पोटेंशियल आ जाता है, सही बात है, ठीक। तो
कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड, ये याद रखना है, ये बेसिक है, याद रखना है, मैं पूरा प्रूफ करके बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, बहुत ध्यान से समझना स्टेटमेंट, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है रेशियो ऑफ चार्ज, रेशियो ऑफ चार्ज क्यू मान लेते हैं, गिवन टू द कंडक्टर, गिवन टू द कंडक्टर टू द पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड ऑन द कंडक्टर ड्यू टू दिस चार्ज। मतलब कैपेसिटेंस C बराबर क्या होगा, जो चार्ज दिया आपने Q, वो ध्यान रखना, जो चार्ज दिया वो और उसकी वजह से जो पोटेंशियल आया, नेट पोटेंशियल नहीं, टोटल पोटेंशियल नहीं, जो चार्ज आपने दिया है वो और उस चार्ज दिए जाने वाले चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आया है नया, वो इस पे हो सकता है पहले से कुछ पोटेंशियल हो, वो नहीं, जो चार्ज दिया है वो अपॉन उस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आया वो, तो C बराबर Q अपॉन V ड्यू टू चार्ज Q। बेसिक डेफिनेशन, सबसे पहली बात ये याद रखना, इसको लिख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो करना है कर लें। अब इतनी बात क्लियर होगी, ठीक। अब हम ये मैं मिटा रहा हूं, C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V, Q बराबर CV, मल्टीप्लाई कर दो, Q बराबर CV, पहला फॉर्मूला कैपेसिटेंस का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला, C बराबर Q अपॉन V या Q बराबर CV या V बराबर Q अपॉन C। अब जानेंगे C बराबर Q अपॉन V तो V बराबर क्या होगा, भूल जाओ, V बराबर Q अपॉन C, और क्या, क्लियर। लेकिन Q और V है क्या, ये ध्यान रखना। चलो दैट्स ऑल। अब देखिए आगे, तो बेटा सबसे पहले ये तो डेफिनेशन हो गई, इसकी यूनिट और बता दूं मैं, तो C की यूनिट होती है Q अपॉन V से कूलाम पर वोल्ट, और इसी को हम कहते हैं फैराड, इसी को हम कहते हैं फैराड, फैराड। लेकिन फैराड जो है, अब देखो 1 फैराड क्या होगा, देखना 1 फैराड, बताओ 1 फैराड होगा 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट, सही है, 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट, बिल्कुल क्लियर है, 1 फैराड हो जाएगा। मतलब 1 फैराड कैपेसिटेंस, 1 फैराड कैपेसिटेंस किस कंडक्टर की होगी? आप कब बोलोगे कि भैया हमारे इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी है, 1 फैराड है, ये कब बोलोगे आप? जब हम इस कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज दें, कितना, 1 कूलाम चार्ज दें, कितना, 1 कूलाम चार्ज दें, और इस पर 1 कूलाम चार्ज देने से कितना पोटेंशियल आएगा, 1 वोल्ट। मतलब अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज देने से 1 वोल्ट का पोटेंशियल आ जाता है, तो ऐसे कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 फैराड होगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप दुनिया में ऐसा कोई कंडक्टर नहीं बना सकते, पूरे यूनिवर्स की बात नहीं, पूरे धरती पे ऐसा कंडक्टर नहीं बना सकते जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिट है। क्यों है, एग्जांपल देके बताता हूं अभी। तो 1 फैराड या फैराड इज वेरी वेरी लार्ज
यूनिट, जैसे हम कहें कि मास है किसी, जैसे हम कहें इस मार्कर का मास है 1 करोड़ किलोग्राम, गलत है ना? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या इस मार्कर का 1 करोड़ किलोग्राम या 1000 करोड़ किलोग्राम, 1000 करोड़ क्विंटल? रॉन्ग है ना? ऐसे ही यहां पर अभी मैं ये बताऊंगा ये क्यों होता है। तो फैराड इज वेरी वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, सो माइक्रोफैरड, नैनोफैरड, पिकोफैरड etc आर प्रैक्टिकली यूज्ड। आप क्वेश्चन बनाने के लिए तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बता रहे हैं ये वाली यूनिट्स यूज होंगी। माइक्रोफैरड, पिकोफैरड ये सब मिलेगा आपको, ठीक। चलो, फैरड नहीं मिलेगा या किलो फैरड ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक। चलिए, तो ये क्लियर है। अभी बताता हूं बस इसका रीजन क्या है, फैरड कैसे बहुत बड़ी यूनिट है अभी बताता हूं। तो C बराबर Q अपॉन V, ये मिटा देते हैं, लिख लिया होगा आपने, सिंपल सी बात बताई। चलो अब एक कंडक्टर ले लेते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं। चलो ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर लेके उसकी वो निकालते हैं कैपेसिटेंस कितनी होगी, ठीक। अर्थ के बराबर कंडक्टर फिर ले लेंगे, पहले जनरल स्फीयर की निकालें फिर अर्थ की निकालेंगे, क्योंकि अर्थ भी तो स्फेरिकल कंडक्टर है। तो अर्थ की कैपेसिटेंस क्या 1 फैरड आ सकती है, देखते हैं। सो ये पता चल जाएगा अपन को कि सोचो हम अर्थ के बराबर बड़ा कंडक्टर ले रहे हैं, उसकी भी कैपेसिटेंस 1 फैरड नहीं होगी, तो फिर प्रैक्टिकली कंडक्टर्स की कैसे हो जाएगी 1 फैरड, है ना। चलो, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, ये ध्यान रखना, ये इंफिनिटी पे कंडक्टर था, यहां से चार्ज लेके आए, इस पे आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, मतलब यहां एनर्जी स्टोर होगी, मतलब इस पे इसके पास कैपेसिटेंस है। तो हेडिंग क्या है, लेकिन ये आइसोलेटेड है, इसके आसपास कोई दूसरा कंडक्टर नहीं है। अगर दूसरा कंडक्टर होगा तो इफेक्ट पड़ जाएगा, इंडक्शन आ जाएगा, वो सब नहीं करना है, क्लियर। इंफिनिटी पे है दूसरा कंडक्टर, तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ये ध्यान रखना, स्फेरिकल कंडक्टर है आइसोलेटेड। स्फेरिकल कैपेसिटर बनाएंगे अभी, उसमें 2 स्फीयर होते हैं, इसमें एक ही होगा, वो स्फेरिकल कैपेसिटर होगा। और ये क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ये भी कैपेसिटर ही है, लेकिन इसको स्फेरिकल कंडक्टर बोलेंगे हम, आइसोलेटेड, ध्यान रखना, ठीक। चलो तो बताओ, तो लेट आर क्या है, रेडियस ऑफ कंडक्टर, Q चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, Q चार्ज दिया ना अपन ने, और V पोटेंशियल ऑन द सरफेस, क्योंकि कंडक्टर का सरफेस इक्वी पोटेंशियल होता है, हर जगह पे वो पोटेंशियल सेम होता है ना। तो चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये V है, बट V बराबर, इसका तो V हम जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके, KQ/R, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये हो गया V, ठीक। ओके, अब निकालना क्या है, कैपेसिटेंस। तो जनरल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, ये नहीं भूलना है, C बराबर Q अपॉन V, तो Q अपॉन V, तो C बराबर Q, तो Q ही है, अपॉन इस Q की वजह से जो V आया वो ये लिखा है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, Q से Q खत्म, ये सब ऊपर पहुंच गया, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आ गया, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक। मतलब कि नोट ये कि किसी कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर की जो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की जो C होती है वो प्रोपोर्शनल R होती है। रेडियस जितनी बड़ी उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की क्षमता।
पावर। इसका मतलब हम बड़े बड़े कंडक्टर्स अगर ले लें तो उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है। तो चलो अर्थ की निकाल के देखते हैं, अर्थ भी तो बहुत बड़ा स्फीयर है, तो चलो अर्थ की निकाले। तो यहाँ पे डायग्राम तो बनाइए आप, मैं यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ तो हम जानते हैं सी बराबर क्या होता है 4 पाई, ये निकाला ना अभी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, ओके। अब सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो फॉर अर्थ आर बराबर 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ये तो होता है 6400 किलोमीटर, तो ये आ गया। एंड हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, ये होता है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। चलो रखो इसको, इसमें रखो, देन सी अर्थ बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁹, और इंटू ये रेडियस 6.4 इंटू 10⁶, ठीक है। चलो भैया, तो C बराबर, अब देखो सॉल्व करते हैं, तो 10⁹ को ऊपर ले जाओ, 10⁹ को ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, तो 10⁻³ और यहां देखो 6.4/9 है ना, 6.4/9 और ये 10⁻³ हो गया। क्या ये 1 आएगा क्या? नहीं, ये नहीं आएगा 1, तो ये आएगा कितना 9 7 7 9 1, हाँ 711 0.711 डिवाइड करके देख लो, 0.711 इंटू 10⁻³ फैरड। क्यों? ये इसका यूनिट तो फैरड ही आएगा ना, फैरड। कूलम पर वोल्ट ही तो किया है, Q/V ही तो किया है, कूलम पर वोल्ट, ये तो फैरड ही होता है ना, तो ये आएगा -3 फैरड। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो C बराबर, इसका पॉइंट हटा दो ये वाला 0.711 ऐसे लिखो 711, तो ये 10⁻³ और उसमें जुड़ जाएगा, तो इंटू 10⁻⁶ माइक्रोफैरड। देखो 1 से बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है, 0.711 इंटू 10⁻³ मतलब 0. मतलब ये है C बराबर 0.0000711 फैरड, इतना आया ये, 1 से बहुत छोटा है ये तो, है ना। इसका मतलब सोचो तुम, अर्थ के बराबर अगर बड़ा कंडक्टर ले लोगे ना, तब भी उसकी कैपेसिटेंस इतनी 1 से बहुत कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फैरड यूनिट बहुत बड़ी है। अगर हम कहें 1 फैरड 100 फैरड, ये बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए माइक्रो फैरड और पिको फैरड ऐसे यूज करेंगे, ठीक है, नैनो फैरड वगैरह। चलिए, तो ये लिख लीजिए और ये फॉर्मूला याद रखना है। अब आगे देखो, अब एक बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। तो पहले तो ये क्या था, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल कंडक्टर केप्ट इन एयर और वैक्यूम। ये भी जरूरी है। अभी ये कहां, इसके चारों तरफ क्या है, एयर, इसके चारों तरफ एयर थी अभी। अब अगर एयर ना हो, तो क्या होगा? तो चलो अब देखते हैं, एयर नहीं होगी तो क्या होगा फिर। एयर या वैक्यूम की जगह पे कोई मीडियम भर देंगे, जैसे कि अब देखो याद दिला रहे हो, तो मैं ये मिटा दें पहले, तो ये मिटा दूं इतना, आपको याद होगा C बराबर, याद रखना, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस C बराबर, अब नोट में लिखना है, नोट है ये, नोट कैसा है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है। क्या है नोट? तो देखो, इन एयर कैपेसिटेंस C0, एयर के लिए C0 लगा दे रहे, ठीक, नोट लगा के क्या दिक्कत है? याद करो, फोर्स में लिखते थे, 2 चार्जेस थे, सबसे शायद पहला लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट लेक्चर।
r डिस्टेंस पे Q1 Q2 दो चार्जेस थे, इनके बीच में एयर में, इन एयर F नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। याद है यही था। लेकिन इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम अब एक नया टर्म आ जाएगा, बहुत हर जगह आएगा, होगा एवरीवेयर ये रहेगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा। एयर होगी या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। तो हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में तो पढ़ नहीं है, पूरा सारा कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, एयर में, दोनों में पढ़ना है। तो ये तो इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपको याद है एयर बराबर क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K लग जाता था, और ये Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। सही है, ठीक। तो अब हम आपको सिंप्लीफाई करके बताते हैं। देखो जैसे कि मुझे मान लो इस Q2 पे फोर्स निकालना है, ये क्या करते थे अपन देखना, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस कराया था। तो इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, E क्या होती है, Q चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की वजह से, तो Q1 अपॉन r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 दिख रहा होगा, ये बिल्कुल क्लियर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन r स्क्वायर। फिर अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, तो इस पे फोर्स Q2 पे, तो Q2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये आ गया, एयर में है लेकिन F नॉट बराबर Q2 और इंटू ये देखो क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी, Q1 की यहां पे, ठीक। लेकिन अगर यहां पे कोई मीडियम होता, मान लो यहां मीडियम होता है, ऐसे पूरे में मीडियम भरा होता है, ये पूरे में, कौन सा मीडियम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो। अभी पूरा डाइलेक्ट्रिक एक पूरा टॉपिक है, पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक में, कम से कम 2 लेक्चर लगेंगे, ठीक। तो अगर यहां पूरे में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें, तो फिर फोर्स की वैल्यू यहां पे K आ जाता है, यहां K आ जाता है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ जाता होगा, K। तो अगर ये एयर में ना हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, तो इस Q1 की जो फील्ड होगी यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या KQ अपॉन r स्क्वायर बोलते हैं, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक, ध्यान रखना है, ये समझ गए। अच्छा बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही यहां पर, इतना मैं मिटा रहा हूं अभी समझाने के लिए था, इसका और डिटेल बहुत है, बहुत डिटेल है, अगले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी अगले में तो नहीं पढ़ेंगे, और उसके अगले में पढ़ेंगे, अगले टू अगले में। चलो, तो क्या जुड़ जाता है, एप्सिलॉन नॉट के संग में K का मल्टीप्लाई हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट के साथ K का मल्टीप्लाई हो जाता है, सही है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। ये जनरली याद रखो, प्रूफ करेंगे पूरा बहुत भयंकर रूप से। चलो, तो मैं क्या बोल रहा था अभी, मैं ये बोल रहा था कि इन एयर कैपेसिटेंस क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस r, सही बात है ना, इन एयर। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, एयर में C नॉट माना हमने, ठीक, या C एयर लिख दो लोग, C एयर। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं, ठीक। तो इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब अगर इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या हो, यहां क्या हो, मतलब ये कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हो, तो क्या होगा, इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटेंस C मीडियम, ठीक, ऐसे लिख दे रहे। तो जनरल, अभी जनरल याद रखो, बोला मैंने, फील कराया थोड़ा सा कि K का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहां C मीडियम हो जाएगा 4 पाई, किसमें हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक, क्लियर होगा इतनी बात सबको, है ना। चलो, तो एयर में कैपेसिटेंस थी 4 पाई एप्सिलॉन R, और डाइलेक्ट्रिक में हो गई C में, मतलब मीडियम में हो गई 4 पाई एप्सिलॉन K इंटू R, वेयर K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। अब याद होगा जो कि k की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, एयर के लिए वैक्यूम के लिए 1 होती है, तो अगर यही एयर और वैक्यूम में करना हो तो k 1 हो जाएगा, वही आ जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा मीडियम है तो k की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, जैसे 2, 3, 4 कुछ भी। तो अगर कोई दूसरा मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है तो देखो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जो एयर में थी उसकी k गुनी हो जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं, C मीडियम, मतलब मीडियम में कैपेसिटेंस बराबर k टाइम्स C एयर, k गुनी हो जाती है, लिख लेना। इन मीडियम if the sphere is capped, if the conductor is capped in a dielectric medium of constant k, then its capacitance will become k times that of in air। चलो, but देखना, but k is always greater than 1, है ना, for other medium besides air और vacuum। तो फिर इसका मतलब C मीडियम k की वैल्यू 1 से बड़ी है तो C मीडियम बड़ा हो जाएगा, किससे, एयर से। तो C मीडियम ग्रेटर देन C एयर, ये ध्यान रखना है। आज का बेसिक चीजें हैं ये, आज की बिल्कुल सिंपल से चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। आई थिंक इतनी बात सब लोग बिल्कुल 100% समझ गए होंगे। ओके, चलो भैया, तो ये मिटा देते हैं हम लोग। अब देखो, अभी तुमने जो सेल्फ एनर्जी पढ़ी थी, क्या थी वो सेल्फ एनर्जी, किसी कंडक्टर को चार्ज देने में जो वर्क करना पड़ता है ना, वही तो थी। किसी कंडक्टर को चार्ज देने में जो वर्क करना पड़ता है वो उसकी सेल्फ एनर्जी होती थी, है ना। कंडक्टिंग शेल की या कंडक्टिंग स्फीयर की क्या थी, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सॉलिड वाले की, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग जिसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज होता है, क्यू चार्ज है अगर तो 3/20 क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद है। हाँ, तो अब सोचो किसी कंडक्टर को चार्ज देने में वर्क करना पड़ता है, ये तो मैं बता चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि चार्ज थोड़ा सा दोगे फिर अगले वाला जो चार्ज दोगे वो रिपेल हो जाएगा, ये रिपेल करेगा उसको, है ना। तो ऐसे ही यहां पे किसी कंडक्टर को देखो, कंडक्टर के पास क्या थी, अभी इसको चार्ज दिया था तो चारों तरफ एनर्जी स्टोर हो गई थी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो क्या एनर्जी वो अपने आप थोड़ी प्रोड्यूस हो गई थी, हमने वर्क किया था, इस स्फीयर को चार्ज देने में हमें वर्क करना पड़ा था, एनर्जी खर्च हुई थी मेरी, वही एनर्जी तो यहां स्टोर हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कंजर्वेटिव होती है। हम जो वर्क करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क करेगा वो कंजर्वेटिव होता है, तो लॉस नहीं होता, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। बाद में आप इसी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। ओके, तो अब हमें सीखना है किसी कंडक्टर को, अभी कंडक्टर ही पढ़ा था, उसकी कैपेसिटेंस निकाली थी C बराबर Q अपॉन B, है ना। तो अब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देने में हमें कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मतलब इसमें स्टोर्ड एनर्जी वही होगी, वो निकालना है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज्ड कंडक्टर, बाद में भी कैपेसिटर बनाएंगे इसी से, फिर उसमें एनर्जी निकालेंगे, बहुत डिटेल है, धीमे धीमे स्टेप वाइज पढ़ेंगे, लेकिन रिलेशन याद रखना। इसमें हमने क्या पढ़ा, कैसे रिलेशन निकाला वो याद रखना है, ठीक। तो क्या पढ़ना है, एनर्जी, अब एनर्जी किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में ही तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही तो है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कंडक्टर, ये हम क्यों निकाल रहे हैं, तो हम निकाल चुके थे स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सबकी निकाली थी, है ना। हाँ, निकाली थी, बिल्कुल निकाली थी। अब हम फिर से निकाल रहे हैं, अब हम जनरल किसी स्फीयर के लिए निकाल रहे हैं, जनरल किसी कंडक्टर के लिए निकाल रहे हैं, कैसा भी होगा वो, मुझे नहीं पता कैसा भी होगा,
उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये सीख रहे हैं हम। और किसके फॉर्म में, एनर्जी को किसके फॉर्म में लिखेंगे, तीन चीजों के फॉर्म में, चार्ज, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के फॉर्म में, ठीक, इन फॉर्म ऑफ, देखना ध्यान से, इन फॉर्म ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। चलो इसके फॉर्म में हमें निकालना है क्या, पूरा एनर्जी स्टोर। तो देखते हैं ये कैसे आएगा। तो ये हमें निकालना है, बड़ा सिंपल है, बहुत सरल है। जो हमने प्रोसेस वहां सेल्फ एनर्जी में किया था बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस फॉलो करना है। कैसे, क्यू डैश चार्ज दे दिया, फिर अगला डी क्यू लेके पोटेंशियल निकाल लिया, फिर अगला डी क्यू लेके आने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकाल लिया, तो इसकी एनर्जी आएगी U बराबर कैपेसिटर की, ये आएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। बस इसमें C को इंट्रोड्यूस करना है, या फिर एक आएगा हाफ CV स्क्वायर, जहां Q और V इसके कंडक्टर के फाइनल चार्ज और पोटेंशियल है। फाइनल चार्ज और इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा फाइनल वो है। तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। इसका प्रूफ उसके आगे बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू।